हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का जो 17 अगस्त का एग्जाम हुआ है और उसमें जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैथ का जो सवाल था 25 क्वेश्चन, उस 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो 13 अगस्त का एग्जाम हुआ था और उसमें जवाब जो क्वेश्चन पूछा था मैथ का, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो 17 अगस्त का शिफ्ट था उसका मैथ के सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, किस टाइप का सवाल आपका पूछा था। तो यदि हमारे इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं और यदि 6 पुरुष और 17 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बतलाइए कि 7 आदमी पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है 2 पुरुष 2 मैन और 7 महिलाएं 7 वुमेन दोनों मिलकर के 28 दिन में किसी वर्क को करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 17 महिलाएं सेम वर्क को कितना दिन में करती है? 11 दिन में। MDH M1 D1 H1 नीचे में वर्क लिखाएगा तो वर्क तो सेम है, दोनों वही समान काम को करते हैं। तो आगे जो आपको निकालना है वो ये कहता है कि बतलाइए कि 7 मैन मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो D दिन में करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर का कंडीशन दिया है इससे हम लोग M और W में रिलेशन निकाल लेते हैं, या तो रेशियो निकाल लीजिए या फिर रिलेशन जो इक्वल टू का होगा। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, 28 से इंटू करेंगे तो 28 दूनी 56 M प्लस 28 इंटू 7 करेंगे 8 सते 56 6 5 7 दूनी 14 5 19 196 W। 11 से करेंगे 11 6 66 M प्लस 17 है 170 और 17 187 W, है ना। 11 से इन दोनों में कर दिए, 28 से इसमें कर दिए। 8 सते 56 14 5 66 17 70 और 17 187। चलिए अब ये 196 W 187 इधर आ जाएगा तो 196 में 187 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो 9 W। 87 3 90 और 6 96 9 W। और यहाँ आपको 66 M में 56 M चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10 M। यानी कि 9 W बराबर कितना निकल गया? 10 M। यानी अगर हम यहाँ से W और M के रेशियो की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 10:9। यानी W और M का रेशियो आपका हो जाएगा 10:9। अब जो निकालना है वहां बैठाएंगे, लेकिन इसमें से कोई एक वैल्यू को ले लीजिए। चलिए चाहे मान लीजिए इसको ही ले लेते हैं कि 6 आदमी और 17 औरतें मिलकर के 11 दिन में किसी वर्क को करते हैं, तो उसी सेम वर्क को 7 आदमी कितने दिन में करेंगे? D डेज में करेंगे। जहां M है वहां 9 बैठा दीजिए, जहां W है वहां 10 बैठा देंगे और D का वैल्यू निकाल लेंगे। तो M के जगह पे 9 बैठाएंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा? ये 54 प्लस W के जगह पे कितना? 10 बैठाएंगे तो 17 दहा 170 इंटू 11 इक्वल टू M के जगह पे कितना बैठाना है? तो M के जगह पे 9 बैठाना है। 9 सते 63 इंटू D। अब यहाँ पर देखिए 170 और 54 कितना हो जाएगा? 4 7 5 12 का 2 1 1 2 224 इंटू 11 इक्वल टू 63 इंटू D। अब देखिए कटता है तो काटिए इसको। आपका ये 7 से कट रहा है, 9 सते 63 7 या 21 7 दूनी 14 32 बार में। अब लगता है ये नहीं कटेगा, या 3 से नहीं, तो D का वैल्यू कितना निकल गया? 32 गुने 11 320 और 32 20 और 32 352 बटा कितना आ गया? ये 9। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर कटेगा तो कटेंगे, नहीं तो फिर आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में 9 तिया 27 9 तिया 27 और 8 35 9 तिया 27 और 8 35 9 9 81 29 पूर्णांक 1/9 दी। अब वहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा जिस हिसाब से होगा। फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में, और अगर भिन्न में होगा तो भिन्न में आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए कहता है यदि 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है और अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम 3 संख्या और 36 और 53 का औसत क्या होगा? पहले तो 8 क्रमागत सम संख्या दिया है, A B C D E F G 2 4 6 7 G H। 8 हो गया 2 4 6 8।
कहता 8 क्रमागत कैसा संख्या है? सम संख्या, जिसका एवरेज कितना दिया है? 17 दिया है। तो सबसे पहले तो हम उन 8 संख्या को निकाल लेते हैं कि कितना कितना रहा होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू x नहीं मानते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। और अगर इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से एवरेज का वीडियो देख लीजिए। चलिए, तो 8 नंबर है तो एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू। तो 8 है तो बीच में कौन कौन होगा? तो ये 4 लास्ट से, 4 स्टार्टिंग से, यानी डी और ई के बीच का जो नंबर होगा 4 और 5 के बीच वो होगा मिडिल में, यानी ये 17 है ना। और कैसा नंबर है? इवन नंबर है, सम संख्या है। मतलब ये जब 17 है तो ये 18 होगा, और ये 17 है तो ये पीछे वाला कितना होगा? नंबर 16। अब ये 18 हो गया, ये तो एफ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24। पीछे आपका आएंगे तो 14, 12, 10। देखिए 8वां नंबर निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर निकल गया। इतना इतना रहा होगा सम संख्या। तो क्वेश्चन में कहा लास्ट का 3 नंबर, तो लास्ट का 3 नंबर कौन कौन है? तो 20, 22 और 24। तो कहा लास्ट का 3 नंबर और 2 नंबर और शामिल कीजिए आप, कौन कौन? तो 36 और 53, और इसका औसत निकालिए। तो लास्ट का 3 नंबर, 2 नंबर और तो टोटल कितना हो गया? 5 नंबर। तो औसत निकालने के लिए एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर बाई टोटल नंबर। तो 5 संख्या है, पांचों को जोड़ दिए, इसको 5 से भाग दे दिए। अब जोड़ के देखिए, 6 3 9 9 4 13, 13 2 15 का 5 1 5 1 6 3 9 2 11 2 13 2 15, 155/5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 31। तो इसका सही आंसर हो गया 31। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का बाजार मूल्य 1500 रुपये है और उस पर छूट 20% का दिया है, जबकि उसका लागत मूल्य 991 रुपया है, तो बतलाइए कि उसका गेन कितना होगा, लाभ कितना होगा। क्या कहा? वस्तु का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य यानी कह सकते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, वो कितना दे रखा है? 1500 रुपया। और ये डिस्काउंट कितना है? छूट 20% का डिस्काउंट है ना। और लागत मूल्य यानी कि इसका सीपी भी दे रखा है कितना? 991। निकालना क्या है यहाँ से? तो यहाँ पर आपको लाभ निकालने के लिए कहा गेन कितना होगा। तो देखिए, अब 1500 मार्क प्राइस से इस पर 20% का डिस्काउंट देगा तो इसको कितना में बेचेगा? इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? निकाल लें। तो 10% 150, 20% कितना हो जाएगा? 150 दूनी 300। तो 1500 में 300 डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना में बेचेगा? 1200 में बेचेगा। तो सीपी हो गया 991 और एसपी हो गया 1200। 991 में खरीदा, 1200 में बेचा, तो कितना लाभ हो जाएगा? घटाकर देख लीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, है ना, और 11 में से 9 गया 2, यानी कि जो इसका गेन हो जाएगा, लाभ निकल करके आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 209 रुपया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान था ये। अगला सवाल देखिए, कहता है मेंसुरेशन कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? कहता एक सिलेंडर है, बेलन है ना, ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो कहता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया सीएस से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, और ये वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 462 दे रखा है ना। तो 2 पाई के पाई भी रहने दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए आर भी नहीं मालूम है, तो उसके लिए एक और कंडीशन दिया है कि जो सिलेंडर है उसका बेस का एरिया 346.5 मीटर है। बेस कैसा है? वृत्त है, सर्किल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार बोला ना, तो आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया, तो बेस तो सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा है? 346.5। तो यहां से आपका पाई आर स्क्वायर होता है, आधार का क्षेत्रफल 346.5 है। पाई का वैल्यू आपका निकल जाएगा यहाँ से, है ना। पाई का वैल्यू निकालिए, पाई का पाई भी छोड़ सकते हैं या फिर सॉल्व कर लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आर हम लोग निकाल पाएंगे? केवल आर ही अननोन है। पाई आर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया है, रेडियस यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है, आर का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए कर्व सरफेस एरिया तो दिया हुआ है, और इसका कर्व सरफेस सिलेंडर का होता है 2πr/h। तो आर हमको यहाँ से जो निकलेगा वो बैठा देंगे, तो क्या एच नहीं निकल जाएगा? एच बिल्कुल निकल जाएगा। और जब एच निकल जाएगा तो हमको क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 बैठाएंगे,
आर जो यहाँ से निकल करके आएगा वो बैठा देंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इनटू एच, और एच आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो जो आर और एच का वैल्यू निकलेगा वो आप यहाँ बैठा दीजिएगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम टेकन तो है बिल्कुल, लेकिन आपका बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि ए और बी का शेयर का रेशियो 9:8 है और सी और ए का शेयर का रेशियो 5:4 है, जबकि टोटल शेयर जो है 31,866 रुपया है, तो बतलाना है बी का भाग कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। तो रेशियो का क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो दिया है 9:8, 9 और 8, जबकि सी और ए का शेयर दे रखा है कितना, तो सी और ए का दिया है 5 और 4। निकालना किसका है हमें, तो हमें निकालना है बी का, जबकि टोटल शेयर दे रखा है 31,866। तो पहले ऐसा कीजिए, एबीसी का रेशियो निकाल लीजिए, सिंपल रेशियो। तो देखिए कॉमन कौन है दोनों में, ए वाले को बराबर करते हैं, इसमें कर देते हैं 4 से इंटू 9 चौको 36, और इसमें 9 से कर देते हैं 9 चौको 36, इंटू करके लिखिए, ये हो गया आपको 9 चौको 36, 8 चौको 32, ये आ जाएगा आपका 9 पचे 45, 9 चौको 36। तो आपका ए बी और सी का रेशियो हो गया, ए निकल करके आ गया 36, बी आपका आ गया 32, और सी आपका कितना है 45, 36, 32, 45 का टोटल शेयर कितना है 31,866। हम लोग कहेंगे टोटल शेयर, तो तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 2 7 7 6 13, 13 का 3 शेष पर 4 3 7 3 9 और 1 10, 103, है ना। 5 2 7 6 13, 3 3 6 4 10, सॉरी 5 2 7 6 13 का 3, 4 3 7 3 10 और 1 11, 113। और बी का निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, 32 से इंटू करेंगे। अब देखिए कटता है 3 3 9 7, 113 से डायरेक्ट भाग के देके देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पे जो भी है ना, इसको भाग दे करके देख लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका यही, बनाने का तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई, एबी और एसी पर एक बिंदु है, डीई और बीसी आपस में पैरेलल है। ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल दिया है 45, डीई दिया है, बीसी दिया है, एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। कहता है एबीसी, तो ये क्या था कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें, एबीसी ट्रायंगल है जिसमें बोलता है डी और ई, डी जो है एबी पे है, एबी पे एक पॉइंट है डी और एसी पर एक पॉइंट है ई, है ना। दोनों को मिला देता है तो क्या बन गया, 2 ट्रायंगल बन गया। एक छोटा वाला ट्रायंगल बन गया एडीई और एक बड़ा ट्रायंगल बन गया आपका एबीसी, जिसमें कुछ एरिया दे रखा है, एडीई का साइड भी दे रखा है, निकालना है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो देखिए यहाँ पे ये छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा, क्योंकि एक एंगल, 2 एंगल इक्वल हो जाएगा, ए डी ई, ए बी सी, ये दोनों का कॉमन हो जाएगा, और डी ई और बी सी पैरेलल होगा, तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा, ये सॉरी अल्टरनेट से नहीं, करस्पॉन्डिंग से, मतलब 2 एंगल इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सिमिलर होगा। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है, ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसको स्क्वायर का रेशियो की इक्वल होगा। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, हमको एबीसी का एरिया निकालना है, और दे रखा क्या क्या है, डीई और बीसी दे रखा है, डीई और बीसी। तो ये डी करस्पॉन्डिंग करने का मतलब ये डी तो बीसी, जैसे ए डी है ना, ये डी लिए सेकंड थर्ड, तो ये वाले ट्रायंगल में भी ये लेंगे सेकंड थर्ड बीसी, तो डीई बाई बीसी का, डीई का स्क्वायर बाई बीसी का स्क्वायर। ये होता है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो जो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। यहाँ हो जाएगा डीई का स्क्वायर बाई बीसी का स्क्वायर, या कह सकते हैं एडी का स्क्वायर बाई एबी का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। लेकिन हम ये लिखे ना डीई और बीसी, क्योंकि क्वेश्चन में डीई और बीसी का ही वैल्यू दिया हुआ है। चलिए तो एबीसी का एरिया कितना दे रखा है, सॉरी एबीसी का तो निकालना ही है, और एडीई का कितना है 45, तो ऊपर लिखेंगे 45 और नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जबकि यहाँ पर डीई का वैल्यू दे रखा है कितना, डी 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और ये आपका बीसी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 64। ये 9 5 जब 45 हो गया, यानी कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 5, तो 5 चौको 20, 6 पचे 30 और 2 32, 320 आपका आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि एक नंबर 94x29y6, ये कहता है ये नंबर जो है 72 से डिविजिबल है, 72 से विभाजित है। तो आपको बतलाना है कि 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा, जबकि कंडीशन दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू y। ये नंबर जो है 94x29y6 जो है वो 72 से डिविजिबल है, तो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा, जबकि x और y का आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा, वो वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ बैठाकर निकाल लेंगे। तो देखिए यदि कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, मतलब इसको तोड़ेंगे फैक्टर तो 9 और 8, मतलब वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, है ना। 72 से कटेगा, इसका मतलब 9 और 8 दोनों से कटेगा। और कोई नंबर 8 से कब कटता है, तो 8 से कटने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि 8 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसके लास्ट का 3 डिजिट कितना से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, और 8 के लिए होता है लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटने चाहिए। तो 9y6 8 है। अब बतलाइए यहाँ पर y का क्या वैल्यू ले कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। y को कौन कौन वैल्यू लेना होगा, कितना वैल्यू लेंगे कि 8 से कटेगा। तो मान लीजिए अगर y का वैल्यू तो चेक करना होगा 1 2 3 रख के। मान लीजिए अगर y का वैल्यू हम 3 ले लें यहाँ पे, तो 9 3 6, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 है, 8 एकम 8 है, और 5 हो जाएगा 8 7 56, 3 रखेंगे तो कट जाएगा, कुछ और वैल्यू से आएगा। तो 4 5 6 से तो नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए फिर यहाँ पे 3 के अलावे अगर हम 7 ले लें, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पे 3 रखने से भी ये कटेगा और ये 7 रखने से भी कटेगा। अब आगे वो देखेंगे, और x का भी वैल्यू है ना, तो ये लास्ट वाला 3 डिजिट के लिए मतलब y का वैल्यू तो क्लियर हो गया कि या तो हम 3 रख सकते हैं या तो फिर 7 रख सकते हैं, लेकिन अब x है तो ये 8 से तो हो गया। अब ये 72 से कट रहा, मतलब 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। और 9 से कटने के लिए क्या होता है, 3 से कटने के लिए रूल है कि जो भी डिजिट है सारा डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, और 9 का भी वही रूल है जो 3 का है कि मतलब सारे डिजिट का जो सम है ये 9 से कटना चाहिए, यही होता है ना। तो खैर पूरा नंबर को देखते हैं। 9 4 9 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 प्लस y प्लस 6, यानी 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 और 9 30। ये 30 प्लस x प्लस y ये कितने से कटना चाहिए, 9 से जोड़ करके, मतलब x और y का वैल्यू कितना कितना ले कि ये 9 से कट जाए। तो y तो हमको क्लियर हो गया है कि 3 रखने से भी ये 8 से कटेगा और ये 7 रखने से भी कटेगा, लेकिन अब दोनों में से कौन लेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और दे दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू y, मतलब x का वैल्यू यदि यहाँ y का वैल्यू 3 ले लिए तो x यहाँ पर 3 नहीं ले सकते हैं। अगर y 3 बैठा दे तो 30 और 3 33, और अगर x भी 3 होता तो 33 और 3 36, 9 से कट जाता, लेकिन कंडीशन है x y के बराबर नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू हम 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा जो कि बराबर हो नहीं सकता है। अगर y का वैल्यू हम 7 ले लेते, 30 और 7 37, 30 और 7 37, 9 से कटना है, मतलब अब x का वैल्यू कितना रखे कि 9 से ये कट जाए, तो 37, अगर 8 रख देंगे तो 37 और 8 45 हो जाएगा, है ना, और ये 45 9 से कट जाएगा। मतलब क्लियर हो गया कि y का वैल्यू हम यहाँ पे 7 लेंगे और x का वैल्यू 8 लेंगे। कंडीशन था x डज नॉट इक्वल टू y, x और y आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल बराबर भी नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर है। तो जब हमें निकालना है उसमें बैठा देंगे, क्या निकालना है 2x, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 8 प्लस 3y, 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 7, तो 7 दिया 21 और 8 दूनी 16, 21 और 16 कितना हो जाएगा 37, यानी कि इसका सही आंसर हो गया 37, यानी कि 37। तो देखिए अगला सवाल है कि एक धनराशि पर 2 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से 13,650 रुपया हो जाता है, तो यदि समान राशि को समान दर से अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 6 मंथली छमाही संयोजित किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, टाइम है 2 इयर्स, कहता है रेट कितना है 15%,
साधारण ब्याज की दर से 13,650 रुपया हो जाता है, यानी अमाउंट दे रखा है 13,650। कौन सा रेट है? तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज से। यहां से हम लोग पी निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकाल लेते हैं एसआई वाले से। तो कंपेरिजन कीजिए, अमाउंट है 13,650, हम लोग कहेंगे 15 दूनी 30 और 100 130, और ये प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से इंटू। आप इसका एसआई का डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 एकम 13, 0 13 पचे 65, 105 को 100 से इंटू करेंगे, यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना निकल गया? 10,500 रुपया निकल गया साधारण ब्याज के फॉर्मूला से। आप जो तुलना किए हैं आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन बराबर बैठा करके, वैसे भी साधारण ब्याज का मिश्रधन से, है ना। आगे कहा सेम रेट सेम टाइम, टाइम भी वही है, रेट भी वही है ना। और ये पी जो निकल करके आया वो पी कितना निकल गया? 10,500। समान राशि को समान दर से समान समय के लिए, एक मिनट, हाँ, यदि समान राशि को समान दर से अर्धवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है तो सीआई क्या होगा? टाइम भी सब वही है। अब ये अर्धवार्षिक कहा, छमाही, तो अर्धवार्षिक यानी 6 मंथली में क्या होता है? टाइम में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी जो टाइम 2 ईयर है वो हो जाएगा 2 to 4 ईयर्स, 2 to 4 ईयर्स, और रेट में 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 15/2%। प्रिंसिपल तो वही रहेगा। यहाँ आपको सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर T माइनस P। तो इसमें P R T से मालूम है, बैठा करके आप चाहे तो डिटेल सीआई निकाल सकते हैं, या फिर और भी जो कंपैरिजन करके होता है वैसे भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। यहाँ पे टाइम 4 ईयर है, चाहे गुना थोड़ा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन जाएगा। तो क्लियर है, बन जाएगा ना। यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लिए एसआई वाला से, और सेम रेट सेम टाइम सेम प्रिंसिपल पर आपका सीआई निकालना है, जबकि 6 मंथली था। तो 6 मंथली में हम लोग जानते हैं रेट में डिवाइड करते हैं 2 से, टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो ये करके यहाँ से हम लोग सीआई निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपका त्रिकोणमिति से था, ट्रिगोमेट्री का था। क्या सवाल है? तो कहता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है कि कितना होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग अगर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए ये लग रहा होगा कि इससे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो चलिए एक लाइन और डिटेल कर देते हैं। क्या हमारा है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। 1 बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट लिखे थे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये आपका है साइन बाई कॉस। तो आगे आप देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ एक लाइन और कर दीजिए, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू ये साइन थीटा है ना, और ये 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं सेक थीटा। बिल्कुल, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दिए, 1 बाई कॉस थीटा को क्या कर देते हैं? सेक थीटा कर देते हैं। अब देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन सब में निकल रहा है, तो सेक थीटा को अगर बाहर निकाल लें, ये बाहर क्या निकलना है? बस ऐसे केवल अरेंज कर दीजिए, सेक थीटा एक साथ, और ये दोनों मिलाकर तो आपका 1 बन जाएगा। चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, सेक थीटा को सेक थीटा रहने देते हैं, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया 1, और ये एक सेक थीटा यहाँ बच गया। तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा।
मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया जब सॉल्व करके निकाले तो। देखिए आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 7 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 85 दे रखा है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू 913 दे रखा है और आपको निकालने के लिए कहा गया एक्स वाई जेड और यहाँ क्यूब रूट है। मतलब एक्स वाई जेड निकल जाएगा, उसका क्यूब रूट कर देंगे, है ना, घनमूल, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला इसका आ जाएगा इस टर्म में हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसा एक फॉर्मूला होता है। हालांकि इसका फॉर्मूला तो ये होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये मेन फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया है, ये दे रखा है। तो आप चाहें तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं मालूम था तो एक्स वाई वाई जेड एक्स पहले हम लोग एक और फार्मूला से निकालना पड़ता, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो फार्मूला है ना वही चीज है ये वाला फार्मूला। अगर आप इसको 3 से इंटू करके घटा करके कॉमन करके काटिएगा तो यही चीज आएगा। इसी को थोड़ा अरेंज करके बनाया गया है ताकि आपको आसानी से निकल जाए एक ही बार में। नहीं तो पहले हमको क्या एक्स वाई जेड तो मालूम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी मालूम है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू भी मालूम है, ये निकालना होता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो 2 स्टेप करना होगा। इसी को थोड़ा अरेंज करके ये फॉर्मूला ऐसा लिख दिया गया जो कि यही चीज है। आप इसको इनटू करके सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा। तो इसके मदद से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आप देखिए एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू दिया है, यहाँ पे बैठा दीजिएगा। एक्स वाई जेड दिया, ये भी बैठ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी दिया, ये भी बैठा देंगे। एक्स वाई जेड भी दिया, ये भी यहाँ पर बैठा देंगे। ये मालूम ये मालूम ये मालूम ये मालूम, तो क्या एक्स वाई जेड नहीं निकल जाएगा? 3x y z है तो 3 डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगा जब सारा को बैठा देंगे। और जब एक्स वाई जेड निकल जाएगा तो उसका कहा क्यूब रूट कीजिए, तो क्यूब रूट देख लेंगे जो भी आएगा, जो बन जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, आप बैठा करके देख लीजिए। चलिए तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपका ट्रिगोनोमेट्री से ही था कि cot a प्लस बी इक्वल टू 1/√3 और cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो आपको बदलाने के लिए कहा गया था, तो आपको निकालने के लिए कहा गया था कि 3a माइनस 2b का वैल्यू क्या होगा। कितना क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है कि cot a प्लस बी इक्वल टू 1/√3 और एक कंडीशन था कि cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और आपको निकालने के लिए था 3a माइनस 2b का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए cot a प्लस बी इक्वल टू 1/√3, तो cot कितना का वैल्यू √3 होता है? tan 0 का 0, tan 60 का 1/tan 60 का √3 होता है ना, तो √3 tan का उल्टा cot होता है, यानी ये cot 60 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना निकल गया? 60 डिग्री। यहां से देखिए cos a माइनस बी इक्वल टू cos कितना का वैल्यू √3/2 30, यानी a माइनस बी कितना निकल गया? 30। a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, तो a कितना निकल जाएगा? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 और 30 90, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 और b का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को लेस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 माइनस 30 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो a का वैल्यू 45 निकल गया, b का कितना निकल गया? 15। अब जो निकालना है उसमें आप वैल्यू बैठा दीजिए, तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 45 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू 15, यह आ जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 15 दूनी 30, लेस करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 105। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी अलजेब्रा से ही था। क्वेश्चन है कि 54√2 एक्स क्यूब प्लस 24√3 वाई क्यूब बाई
3√2x प्लस 2√3y इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस cxy, ये दे रखा था और आपको निकालने थे a² माइनस b² प्लस c² का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना था। तो अगर abc का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ बैठा देंगे। तो देखिए जो ऊपर वाला नंबर है 54√2x³ और 24√3y³, यानी कि ये 54√2 देखिए तो ये 3√2x का होल क्यूब है। 3√2 को 3 बार करेंगे, 3 3 9 3 27, √2 3 बार करेंगे 2√2 27, यानी कि 2√2 54√2 हो जाएगा। और ये वाला आपका नंबर किसका हो जाएगा 2√3y का क्यूब, है ना। 2 3 बार करेंगे 8 हो जाएगा, √3 3 बार करेंगे 3√3, तो 8 और 3√3 24√3 हो जाएगा। नीचे वाला वैसे ही लिख दीजिए 3√2x प्लस 2√3y। अब ऊपर वाला देखिए AQ प्लस BQ के फॉर्मूला पर इसको खोल लेते हैं। तो AQ प्लस BQ क्या हो जाएगा A प्लस B इंटू a²। तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18x² a² माइनस AB प्लस B²। तो B² करेंगे तो 4 3 12y², है ना, माइनस AB। तो 3 दूनी 6 6√6xy, ये आ जाएगा फॉर्मूला AQ प्लस BQ का। नीचे वाला जैसे दिया है वैसे ही लिख दीजिए 3√2x प्लस 2√3y। तो 3√2x प्लस 2√3y से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, ये बचा। और इक्वल टू में क्या है ax² प्लस by² प्लस cxy। अब यहाँ कंपेरिजन करके ABC का वैल्यू निकाल लीजिए, x² है x², तो a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 18, a के लिए 18 हो जाएगा, और y² तो b के लिए कितना हो जाएगा 12, b का वैल्यू 12, और xy c के लिए कितना हो जाएगा -6√6। अब जो निकालना है उसमें हम लोग बैठा देंगे, क्या निकालना है a²। तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324, ये b², तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस c², यानी -6√6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और √6 का स्क्वायर 6, तो 36 का कितना हो गया 6 36 6 18 216, तो 324 माइनस इसको जोड़िए तो 44 6 50 10 60 360, 324 माइनस 360 यानी कितना आ जाएगा माइनस में 36, यानी इसका वैल्यू निकल जाएगा आपका कितना माइनस में 36। अब देख लीजिए जो आंसर होगा वो सही आंसर। क्वेश्चन था एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% हानि पे 640 रुपये में बेचा जाता है, तो जब वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यहाँ पे बेचा जा रहा है वो किस पे बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य पर 15% हानि पर। क्रय मूल्य पे नहीं कर रहा लाभ हानि, विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है ना। तो चलिए विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है तो विक्रय मूल्य को यानी सेलिंग प्राइस को 100 मानकर चलते हैं। अब विक्रय मूल्य पर 15% हानि पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो हानि होगा कितना 15% विक्रय मूल्य पर हानि है, यानी विक्रय मूल्य 100 तो हानि कितना 15, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। बात समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस गेन और लॉस निकालते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन क्वेश्चन में कहा विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ लॉस होता है, यानी विक्रय मूल्य 100 होगा तो लॉस हो जाएगा 15, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। विक्रय मूल्य पर 15% लॉस सह के 640 में बेचा, यानी विक्रय मूल्य हो गया 640। हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य निकालना है सीपी कॉस्ट प्राइस, तो कितना से इंटू करेंगे 115। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये 23 5 115, 32 दूनी 64, 32 और 23 को इंटू करके देख लीजिए कितना आ गया। तो 32 और 23 3 दूनी 6 3 3 9 4 6 6 9 4 13 736, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल गया कितना 736। आगे क्वेश्चन में कहा जब वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाएगा तब विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ जो लॉस था वो विक्रय मूल्य पर, अब आगे जो लाभ निकलना है वो क्रय मूल्य पर निकलना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल चुका है 736, लाभ कितना चाहिए 15%, किस पे क्रय मूल्य पे, तो 15% लाभ यानी क्रय मूल्य 736, हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य 100
और 15% लाभ चाहिए, मतलब उसे कितना में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 15% प्रॉफिट पे 115। सॉल्व कीजिए, 20 पचे 100, 23 पचे 115। अब इसको काट छट कर देख लीजिए, यही जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर देखिए ऑप्शन में कुछ आपका दिया था कुछ इस तरीके से 846.4। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो लॉस है वो विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर नहीं, और यहाँ जो आपको गेन बताना है वो विक्रय मूल्य बताना है, वो क्रय मूल्य पर। जो लाभ यहाँ 15% का हो रहा है वो आपका क्रय मूल्य पर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि दी गई आकृति में ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। आपको बतलाना है कि ए क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें ये कहता है कि जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू होगा वो टेंजेंट का डबल होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, यानी कि टेंजेंट, या कह सकते हैं 2AP इज इक्वल टू ये 2AQ होगा। ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा वो टेंजेंट का डबल होगा। अब वैल्यू किसका निकालना है, AQ का निकालना है। तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल टू ये AQ के टर्म में लिख देंगे। तो AB का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, BC दिया है 7, AC का वैल्यू कितना दिया है, AB 5 BC 7 और AC का भी वैल्यू 7 है, इक्वल टू कहता है 2AQ। 2AP भी होगा 2AQ भी होगा, लेकिन यहाँ पर AQ निकालना, दोनों तो जाएगा इक्वल, तो ये कर देंगे 2AQ, यानी कि यहाँ से आपका AQ का वैल्यू निकल जाएगा 7 7 14 14 14 और 5 आपका आ जाएगा 19, यानी कि 7 और 6 13 13 और 5 18 18/2 यानी कितना निकल जाएगा। तो AQ का वैल्यू आपका आ जाएगा 9। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।